हिंदी क्षितिज कक्षा 10 के अंतर्गत तीसरा एपिसोड, जिसके अंतर्गत साना साना हाथ जोड़ी, तीसरा भाग सुने। मधु काकरिया की सिक्किम यात्रा, जो बहुत ही रोमांचित और बहुत ही याददाश्तपूर्ण यात्रा रही उनकी, जिसको आगे सुने। लायोंग की सुबह बेहद शांत और सुरम। लायोंग सिक्किम का एक शहर है। वहाँ सुबह बहुत शांति रहती है और बड़ा सुरम्य वातावरण रहता है, सुंदर वातावरण रहता है। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई है। वहाँ तीस्ता नदी भी बिल्कुल शांत स्वभाव से बहती है। कोई कलकल की ध्वनि ज़्यादा तेज नहीं आती है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। लेखिका बोल रही है कि सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल का मतलब समुद्र स्तर से, सी लेवल से कम से कम 1400 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, यानी बर्फ़ गिरना कम होती चली जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी, ऐसा लिखकर कहा। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण से सुर्खियों में नहीं आया है, चर्चाओं में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायोंग से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था लायोंग से। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर उत्सुकतापूर्ण से हमें देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ जो भी रखा था वो निगल लिया, गुड़प कर लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, लेकर कटाव की ओर बढ़ चली है। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था। एक तो वहाँ धुंध था, दूसरे बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। सामने का कुछ दिख नहीं रहा था, केवल हल्का सा रास्ता दिख रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब बादलों की परत, सब कुछ बादलमय हो गया था। जहाँ देखो वहाँ बादल ही बादल दिख रहे थे। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश भी हो रही थी। एक चूक और अब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था कि कोई यहाँ आदमी है या नहीं है। जितने लोग हम जीप में बैठे हुए थे उनकी सांसों से ही पता लगता था कि हम लोग ही जिंदा हैं और बाकी सब शांत थे। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी देर ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत। यदि आप, पहली चेतावनी है कि यदि आप मैरिड हैं तो डाइवोर्स स्पीड पर न जाएं, यानी अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। दूसरी चेतावनी में लिखा है, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद
धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा, यानी आकाश साफ हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं है और न इतना सुंदर है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे कि इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया हो, क्योंकि बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूर से ऐसा लग रहा था जिस पर उस पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई है और कहीं धूप बह गई है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी। साफ जगह चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़ दिख रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, यानी बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली आपने कहाँ से सीख ली? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं और चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बारिश एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलोई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी हुई बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम। ऊपर आसमान की तरफ ढके बाद पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हरे लम्हे की रंगत को कैमरे में बंद कर रहे थे, यानी वहाँ पर तस्वीरें ले रहे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर बर्फीली जन्नत को जी भर के देख लूँ। ये एक अलग ही संसार है, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था यहाँ जहाँ से किराए से लिए जाएं। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान यहाँ नहीं दिखाई दे रही। खैर, कोई बात नहीं है। दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, उससे अपनी अंतरात्मा से देख रही थी। लिखा इस तरह से कहती जा रही है जैसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, यानी उसको अपने याद कर सकूं। स्मरण शक्ति में वो सारी फ़ोटो भरती जा रही है। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर, यानी ये बर्फ़ों के पहाड़, मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी भी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा। ये इन्हीं पर्वतीय हिमालय की गुफाओं में महान संतों ने जो संस्कृत साहित्य की रचना की, तो यहीं रहकर की। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया हुआ। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, और उनके लिए इन्होंने वेद पुराणों का सृजन यहीं किया है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए भी सही और करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। क्योंकि सिक्किम के अधिकांश व्यक्ति बौद्ध धर्म को धारण किए हैं और बौद्ध धर्म एक करुणा के प्रतीक है, तो यहाँ का जो वातावरण है उसने ही बुद्ध जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है, और इसीलिए अधिकांश लोग बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, क्योंकि सभी शांति के दूत हैं। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईयू की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, मिल्टन जो अंग्रेज राइटर हैं,
कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने वाली वृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे के सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं, यानी पानी के स्तंभ हैं जो जमे हुए हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राह त्राह मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बनकर नदियों के द्वारा देश दूर दुनिया में फैले हुए गर्म प्रदेशों में के लोगों को की प्यास को बुझाते हैं। जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। पर ईश्वर की इस व्यवस्था के लिए सभी ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। हाँ, वास्तव में हिमालय जैसे पहाड़ ना होते तो भारत पानी के लिए जूझ रहा होता, क्योंकि हिमालय और की निकली हुई बड़ी विशाल नदियाँ गंगा यमुना भारत के अधिकांश भूभाग की जलीय व्यवस्था को समेटे हुए हैं और जल व्यवस्था की आपूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत की अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना में मिलकर ही समुद्र में चली जाती हैं। मणि ने अभिभूत होकर माथा दबाया कि जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर, इन हिमशिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते इन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मेरे मुँह पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती इन पहाड़ियों को देख क्या ख्याल मेरे दिमाग में आया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया, थोड़ी दूरी पर है चीन की सीमा। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया और एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, इस सैनिक इस तरह से बोला। फेरू भेटूला फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चला दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखा कि एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कुछ कभी ध्यान में नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे ये जवान पौष माघ में भी अपनी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, इस सीमा पर तैनात रहते हैं और जिन सक्रिय घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर से प्राण कांप जाते हैं, उन रास्तों को बनाने में लगा जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ख़त्म हो जाते हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा है। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला है। बहरहाल अब हम लोयांग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों ढेर प्रियता रोडोडेंड्रो के सुंदर फूल। जितेन ने बताया, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से लद जाएगी। इस कदर लद जाएगी कि बहुत ऐसे लगेगा जैसे फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। पहले सकरे रास्ते थे लेकिन अब रास्ते चौड़े हैं। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चौली दिखती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब युमथांग में पहुंची तो थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिमशिखरों को देखने के लिए युमथांग थोड़ा फीका लगा, क्योंकि जितना सुंदर कटाव था उससे थोड़ा अलग था।
यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक था मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती ने मुझसे पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग अब भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना ही नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा से इस कदर घुल मिल गया है, लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुक की एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या? आश्चर्यचकित विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा का चांदनी की कामनाओं का ज्वार भाटा दिखता है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा, यानी भांति भांति की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यह एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, ऐसा लोग मानते हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती आज भी होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, ये खेदुम कहते हैं इन्हें, इस जगह को। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, उसने मन में कहते हुए सोचा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके बाद कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी की जा रही है। शायद मनुष्य की इसी अस्मात्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मन ही मन में कहती जीप आगे बढ़ रही थी। इस तरह से सिक्किम की सुंदर पहाड़ियों की जो यात्रा है, बहुत ही सुंदर तरीके से मधु काकरिया जी ने वर्णित की है। और इस तरह से उनकी यात्रा का ये चरण यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।